नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी बात रखी है और कहा कि वो कई बार इस पर अपना पक्ष रख चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर वो 10 दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ पीएम से मिल चुके हैं। आगे भी कोई फैसला उन्हीं 10 राजनीतिक दलों के साथ मिलकर लेंगे। तो जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार ने ये बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबका विचार सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जातीय जनगणना पर कई बार उन्होंने अपना पक्ष रखा है। 10 दलों के साथ पीएम मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की थी और आगे भी कोई फैसला उन्हीं 10 राजनीतिक दलों के साथ लिया जाएगा। की राय तो ये है कि होना चाहिए, और इसके बाद फिर चूंकि बिहार के सभी पार्टियों का शिष्टमंडल मिला था, तो हम यहाँ पर वही 10 सभी पार्टियों के लोगों के साथ बैठक करके आगे क्या किया जाना चाहिए बिहार के कंटेक्स्ट में, उस पर हम लोग बातचीत करके कोई निर्णय लेंगे। तो ये हम लोगों का किया हुआ है और ऑलमोस्ट सभी दल के लोगों से ये बात हो रही है और सब हो जाएगी। तो एक बार जरूर बैठ करके, और खास करके तो आ गया एक बाई इलेक्शन है, तो इसके बाद वाले पीरियड में ही बैठ करके बातचीत की जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार ने सफाई दी है। अमीर राज्यों से गरीब राज्यों की तुलना ठीक नहीं है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, नीतीश कुमार का यह कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि मौका मिला तो नीति आयोग में अपनी बात को भी रखेंगे। नीति आयोग का पैमाना सही नहीं है। एक महीने में औसतन 39 लोगों का ट्रीटमेंट होता था एक जगह पर, जो प्रखंड स्तर पर है। अब आप सोच लीजिए कि उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और सबके दवा का प्रबंध किया, और अब तो अभी कोरोना वाला पीरियड चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इसके पहले क्या गया था, 10,000 तक का ट्रीटमेंट एक महीने के अंदर वहां पर जाकर के होने लगा। और अब तो हम लोग और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सब लोगों को, कहीं बाहर भी रहेगा तो वहाँ से भी उसके ट्रीटमेंट, उसकी स्थिति को जानने का, इसके बारे में पहले ही हम लोग बता चुके हैं। तो आप जरा सोच लीजिए कि हेल्थ के सेक्टर में कहाँ से कहाँ बिहार गया है। लेकिन नीति आयोग कुछ साल से है, आपको नहीं मालूम है, तो नीति आयोग की बैठकों में कह चुके हैं बहुत सारी बातें, और इन लोगों को ये पता नहीं, हर जगह पूरे देश में कह देता है, एक एक जगह के बारे में एक ही तरह की बात करनी। अरे जानना ना चाहिए। आप आज की ऑब्वियसली जान रहे हैं, आप हर जगह के बारे में तुलना करने लगिएगा। आप महाराष्ट्र से तुलना करिएगा बिहार का, सबसे जो धनी राज्य है वो सबसे गरीब राज्य को तुलना करिएगा। यही है तरीका जानने का। और इसी बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने लूटपाट की है। ये बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं। ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने लूटपाट की। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की है। ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़ा और 2 फरार बताए जा रहे हैं। लोगों ने अपराधी की जमकर पिटाई भी की है। मौके से पुलिस ने 2 खोखा भी बरामद किया है। जख्मी अपराधी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उजियारपुर के परोरिया पंचायत की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, समस्तीपुर में ज्वेलरी दुकान के अंदर घुसकर अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उजियारपुर थाना क्षेत्र के परोरिया में अपराधियों के द्वारा लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। एक ज्वेलरी कारोबारी के पास लूट की वारदात हुई, जिसके बाद ये जो तस्वीर है ये वो अपराधी है जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पिटाई की, और जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच कर इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाई है। उजियारपुर पुलिस के द्वारा यहाँ पर लाया गया है, और उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम वहाँ पर हुई है हम ये जानना चाहेंगे। जो उजियारपुर से आए हैं पुलिसकर्मी, उससे क्या घटना हुई? वहाँ इन लोगों का घर है बेगूसराय। ये लोग आए थे कोई सोना व्यवसायी से कुछ माल ताल तहसीलने के लिए, भाई लूटने के लिए, तो उसी पर गोलीबारी हुई थी। तो हम लोग थे बहराचर में, तो बराबर टेलीफोन किया, विलम्ब जो है या आप मोहम्मदपुर हाट पहुँचिए, मंगल चौक के आगे। तो हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पर जो है 500 से ऊपर की जनसंख्या में लोग मौजूद थे, इनको मार रहा था।
हम लोग किसी तरह इनको बीच से खींच करके निकाले, अपने गाड़ी पर बैठाए। गाड़ी पर बैठाने के बाद पब्लिक हम लोगों के गाड़ी पर भी जो है मुक्का हथियार से जो है शीशा पर वार किया, लेकिन कुछ इंसान आदमी थे वहाँ पर, वो हम लोगों को गाड़ी मूव से निकाल करके आगे बढ़ा दिया। हम लोग यहाँ इस लूटपाट के दौरान कितने की संख्या में अपराधी थे? तीन जी। लूटपाट हुई है उसकी जानकारी मिली है कितने की लूटपाट? नहीं, अभी तो बराबर हम लोग तो इसको जान बचाने के लिए यहाँ ले आए हैं। वहाँ बराबर है प्रभारी। वो जो ज्वेलरी कारोबारी थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो सर वहीं के रहने वाले हैं, मंगले हाट के। हाट पे उनकी दुकान पे घटना? हाँ जी जी जी। तो ये मंगल हाट जो परोरिया में आता है, उजियारपुर थाना अंतर्गत, तो वहाँ पर लूटपाट की घटना के दौरान इस अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़ा है और उसके बाद इसकी जमकर पिटाई की है, जिसे इलाज के लिए फिलहाल समस्तीपुर सदर अस्पताल में लाया गया है। और इस घटना में 3 अपराधी शामिल थे, जिनमें से 2 फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस वहां पर लोगों को समझाने में जुटी हुई है, क्योंकि अपराधी की गिरफ्तारी के बाद काफ़ी वहां पर हंगामा हुआ था। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस यहां पे अस्पताल लाई है और जो जानकारी मिल रही है, घटनास्थल से 3 से 4 खोखा भी बरामद की गई है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव आज कोर्ट से बरी हो गए। 32 साल पुराने अपहरण के मामले में पप्पू यादव को मधेपुरा की विशेष न्यायालय ने रिहा करने का आदेश दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशिकांत ठाकुर ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में रिहा करने के आदेश दिए। बता दें कि अपहरण के इस मामले में 11 मई को पटना से गिरफ्तार किए गए थे। 30 सितंबर को बहस के बाद कोर्ट ने आज फैसले का दिन तय किया था। पप्पू यादव पर 1989 में शैलेंद्र यादव ने मुरलीगंज थाने में राम कुमार यादव और उमा शंकर यादव के अपहरण किए जाने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर मधेपुरा पुलिस को सौंपा था। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने कहा कि सत्य भले ही परेशान हो, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। बहुत बुरी है, आपातकाल की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सच्चाई की जीत है। जनता के आशीर्वाद से न्याय व्यवस्था ने जो न्याय दिया, मैं भगवान की तरह उनका स्मरण करता हूं। सत्य कभी परेशान नहीं होता। एक ऐसे केस में मुझे 5 महीना रखा गया, जिसमें आम आदमी को 1 दिन नहीं रखा जा सकता। और अब बात सीएम के जनता दरबार की, जिसमें समस्या के समाधान के तुरंत निर्देश दिए गए। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में नवादा के एक युवक ने सीएम नीतीश से कहा कि हुजूर, हमारा क्या दोष है? अगर हमारे पिता नक्सली हैं तो हम दोनों भाइयों को प्राइवेट नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? उन्होंने कहा कि कंपनी ने आईबी और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। नौकरी से निकाले जाने के बाद हमारी मां डिप्रेशन में चली गई। ये शिकायत सुनकर सीएम नीतीश कुमार चौंक गए। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को फोन लगाकर कहा कि इस मामले को देखिए। नवादा में कंस्ट्रक्शन लाइन में 2 भाई थे, इंजीनियर थे सर। आईबी वाले और पुलिस अधिकारी ने हम दोनों को नौकरी से निकाल दिया सर। विजय आर्या जी का छोटा लड़का है, उनका कहना है कि ये माओवादी का लड़का, इसे नौकरी से निकालो। सर हम लोग क्या गुनाह किए सर? गुनाह तो पिताजी किए। मेरी माँ का हार्ट में मरीज है सर। तब से निकाला, तब से मेरी माँ जिंदगी और मौत से खेल रही है सर। सर मुझे हम दोनों भाइयों को सर नौकरी पर रखाया जाए सर। 5 महीने से हम कंपनी पैसा रोक दिया है सर, अप्रैल से ही रुका हुआ है। आप जहाँ काम कर रहे थे तो कौन निकाल दिया सर? तो कंपनी का अधिकारी लोग का कहना है कि आईबी और पुलिस अधिकारी ने दबाव से निकाले हैं, उनको दबाव से। नहीं, ऐसा कैसे? हाँ सर, माओवादी है, उनके पिताजी माओवादी है। वो तो कह ही रहा है सर, तो इसको लड़के हम लोग बहुत आर्थिक कमजोर हो गए हैं सर। जैसा साहब अरे लड़का आया है, इसको नौकरी मिला हुआ,
इसके फादर को माओवादी माना, तो फिर इसको नौकरी दे रहा था तो फिर हटा क्यों? तो तुरंत दिखवाइए कह रहा कि आपके पिताजी कौन है? पिताजी का नाम विजय कुमार आर्या हुआ सर। विजय कुमार। और दोनों भाई ठीक है, इसका सुन लीजिए पूरी बात। एक पीड़ित महिला फरियादी की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन किया। जब अपर मुख्य सचिव ने फोन उठाने में देरी की तो इस पर सीएम नाराज हो गए और जब अपर मुख्य सचिव गृह विभाग ने फोन उठाया तो उन्होंने पूछा, दाएं बाएं कहां घूमते रहते हैं आप? सीएम ने उनको तुरंत वहीं बुलाया और महिला की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेने को कहा। दरअसल महिला को शादी के बाद ही उसके पति ने छोड़ दिया, जिसके बाद महिला ने इसको लेकर मामला दर्ज करवाया, लेकिन लंबे समय तक मामले में जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो महिला ने सीधे सीएम के जनता दरबार में गुहार लगाई। महिला की शिकायत पर सीएम ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। आपको छोड़ दिया है? जी सर। हैं? तो केस नहीं हुआ है? जी सर, एसडीजीएम कोर्ट से केस किए थे लेकिन 5 साल हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अरे नहीं लगाओ ना। मुजफ्फरपुर एसपी जनता दरबार भी गए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ वहाँ। हेलो, बाएं दाएं क्यों घूमते रहते हो? इतना समय लगता है? अब यही आइए, अब यही आइए। अरे महिला को देख लीजिए, इसका शादी हुई थी, इससे और मांग कर रहा था मोटरसाइकिल क्या क्या, इसको छोड़ दिया। इसको लेकर के जो भी केस हुआ इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई ध्यान नहीं है। इसको तत्काल देखिए। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार के अंतिम समय में आज केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पहुंच गए। आरसीपी सिंह के पहुंचने की जानकारी मुख्यमंत्री को लगी। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने तुरंत एक कुर्सी लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जनता दरबार में सीएम के बगल में एक कुर्सी लगाई गई। आरसीपी सिंह ने कहा कि बहुत देर से जनता दरबार चल रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ, अब तक खत्म होने वाला है। आरसीपी सिंह आ गए, कुर्सी दे दीजिए। अरे वो कुर्सी दे दीजिए ना आरसीपी सिंह जी। हाँ तो खत्म होने जी, हम तो उधर चले गए। दो सीटों पर उपचुनाव में आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने आरजेडी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अब अल्टीमेटम खत्म होने का समय आ गया, लेकिन आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को वापस नहीं लिया है। अब आरजेडी ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आरजेडी ने कांग्रेस को कहा है कि आरजेडी में अल्टीमेटम नहीं डिसीजन होता है और तेजस्वी ने डिसीजन ले लिया है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने और क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अल्टीमेटम कुछ नहीं होता है, यहाँ डिसीजन होता है। और तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के मजबूत नेता हैं और महागठबंधन की ताकत हैं। जो तेजस्वी यादव जी ने जो डिसीजन लिया है, अल्टीमेटम क्या चीज़ होता है, यहाँ डिसीजन होता है, अल्टीमेटम कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि दरकिनार करने वाली कोई बात नहीं है। पिछले बार 70 सीट मिला था, रिजल्ट आप लोग के सामने है। आरजेडी के हमले पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का बयान भी सामने आया। आरजेडी को गठबंधन की चिंता नहीं तो हमें भी नहीं है। कांग्रेस दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का। ऐसा लग रहा है कि दोनों सीटों पर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा और जदयू को मदद पहुंचाने का फैसला ले लिया है। अगर ऐसा ही करना है तो वो करें। हम तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान लड़ रहे हैं, हमें किसी से पूछने तो जाना नहीं है। अगर राजद दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने को स्वतंत्र है तो कांग्रेस भी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने को स्वतंत्र है। अगर उन्हें गठबंधन की चिंता नहीं है तो हमें भी चिंता नहीं है।
उपचुनाव में 2 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार उतारने के फैसले से कांग्रेस बेहद नाराज है। इसे लेकर कांग्रेस नेता शकील खान ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम को कमजोर करने की कोशिश की है। भविष्य में जेडीयू से गठबंधन पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं, अब फैसला सीएम नीतीश कुमार को करना है। शकील खान से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हम तो इस धरातल पर देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस का और जो ये जनता, जो सेकुलर जनता, उसका साथ नहीं दिया। जीत हार अलग बात है। नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे, वो हमको कबूल है, ये तो हमने कहा है, इसलिए कि उनके समय काल में उनका गवर्नेंस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक है तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। महागठबंधन में जारी खींचतान के बीच बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने आरजेडी को धोखेबाज करार दिया। उन्होंने कहा कि धोखा देना आरजेडी के स्वभाव में है और उसका चरित्र सब जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का तो ये फितरत रहा है, अपने दोस्तों को धोखा देना ये कोई नई बात थोड़े है। कांग्रेस के साथ पहले भी ऐसा रहा है, या जो इनके लाइफ पार्टनर रहा है उनके साथ ऐसा होता रहा है, और फिर उसी को पुनरावृत्ति की कोई नई बात तो है नहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, ये तो आम बात है। और अब बात सहरसा की। सहरसा में बाल श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सहरसा का सोनवर्षा पीएचसी पानी में डूबा हुआ है। जल जमाव पीएचसी के लिए एक बड़ी समस्या है, तो यहां अस्पताल से बारिश के पानी को हटाने के काम में बच्चों को लगाया गया है। हम आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 दिनों की बारिश ने सोनवर्षा राज पीएचसी की स्वास्थ्य व्यवस्था की किस तरह पोल खोलकर रख दी है। पीएचसी के महिला कक्ष, ड्रेसिंग रूम, दवा वितरण कक्ष तक में पानी भरा हुआ है। मरीज और परिजन जल जमाव के बीच ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं। वहीं पीएचसी से पानी निकालने के काम में बच्चों को लगाया गया है। बच्चे थाली और कटोरे से पानी हटा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि पानी हटाने के लिए उन्हें चॉकलेट और रुपए देने की बात कही गई है। की देतो तकर बाद की देतो पानी उपजबिता। तो सफाई कर्मियों को यह आदेश दिया गया था कि ये पानी को हटा दें, तो उन लोगों ने अपने बच्चे को लगा दिया था। जैसे ही ये संज्ञान में आया वैसे ही उन पर तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया गया है और दिया गया है कि उन लोगों को अगर ऐसी इस कांड की पुनरावृत्ति होती है तो सख्त कार्रवाई। खबर मुजफ्फरपुर से है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलम बाग रोड में पोल पर चढ़कर बिजली ठीक कर रहा मजदूर करंट की चपेट में आ गया। करीब 5 मिनट तक मजदूर तार पर झूलता रहा। मौके पर मौजूद बिजली कर्मियों ने बिजली कटवाकर मजदूर को नीचे उतारा और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मजदूर कृष्ण की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे मामले में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। और अब बात कलयुगी बेटे के करतूत की। मुजफ्फरपुर में एक बेटा ही अपनी मां को यातना दे रहा है। बेटा ने अपनी मां पर ही डायन होने का आरोप लगाया है। मां का आरोप है कि उसका बेटा बीते 3 महीने से खाना नहीं दे रहा, किसी तरह नमक रोटी खाकर वो दिन गुजार रही है। मां का ये भी आरोप है कि बेटे ने कई बार गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की। महिला सिकंदरपुर स्थित रानी सती मंदिर के पास रहती है। उसका एक बेटा और 4 बेटी है। सबकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद बेटा बहू के साथ मिलकर उसे प्रताड़ित करता है। जब हमारे पास पैसा था तो 10,000 दो, 10,000 दो, 5,000 दो, 2,000 दो, जितना पैसा हम कमा के रखे हुए थे, जैसे जैसे मांगा वैसे वैसे दे दिए। अब 1.5 साल 2 साल से हमारे पास पैसा नहीं है। दवाई बीरो हम इधर उधर से हार्ट के बीमारी के दवाई खाते हैं। दवाई न रहता, घर में गिरी काटते रहते, दवाई के लिए पैसा मांगते हैं तो कहता है कहाँ से तुमको पैसा देंगे, चोरी करके लाएंगे, डकैती करके लाएंगे, फला जगह से लाएंगे। क्या आरोप वगैरह लगाता है मोहल्ला वाला? कहता है जब तू डायन सीख ले आते, तू डायन आते। फ्लिपकार्ट
इंस्टाकार्ट के सामानों की डिलीवरी करने वाली एजेंसी इंस्टाकार्ट के कार्यालय में घुसकर करीब 10 लाख रुपए की लूट की गई है। बताया जा रहा है कि 8 की संख्या में पहुंचे अपराधी ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही अपने साथ वो सीसीटीवी डीवीआर भी ले गए। मामला सदर थाना के गौरवगढ़ के पास की है। बीती देर रात अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। देर रात हथियार से लैस अपराधी जब दफ्तर पहुंचे तो उस वक्त 2 स्टाफ अंदर में काम कर रहे थे। अपराधी करीब 25 मिनट तक लूटपाट करते रहे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़ हेड